3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आईपीएस सुमित मेहरदा व सीआई महावीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में पुलिस मित्र टीम का सफाई अभियान। मेहरदा ने पुष्कर वासियों व पर्यटकों से तीर्थ गुरु पुष्कर राज को साफ व स्वच्छ रखने की अपील। ब्रह्मनगरी पुष्कर राज में पर्वत पर विराजी गायत्री माता जी के मंदिर पर आज आईपीएस सुमित मेहरदा व थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन व पुलिस मित्र टीम द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे आईपीएस सुमित मेहरदा मेला मैदान पुष्कर पहुंचे, जहां पुष्कर पुलिस व पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में राजेंद्र वच्छानी, मुकेश देवड़ा, कैलाश कुमावत, अजय नाथ, सुनील बाकोलिया, अनिरुद्ध टेलर, मनीष कुमावत, योगेश रेड्डी, विनीता रावत, चिरंजी लाल कुमावत, युवराज सैनी, अलकेश बाकोलिया सहित पुलिस के हेड कांस्टेबल अमराराम, प्रवीण, जितेंद्र, हेमाराम, रामनिवास सहित अन्य लोगों ने गायत्री माता मंदिर पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। पैदल रास्ते में हर जगह प्लास्टिक की थैलियां, गुटखे के पाउच, नमकीन व चिप्स की थैलियों सहित पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। टीम द्वारा मंदिर पहुंचकर गायत्री माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात बिना समय गंवाए सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। करीब 20 कट्टे भरकर कचरा पहाड़ी से उठाकर नीचे लाया गया। पुलिस मित्रों ने पूरी पहाड़ी को 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद पूरी तरह से साफ सुथरा कर स्वच्छ बना दिया। बड़वाले बालाजी मंदिर के आसपास बेहद गंदगी देखकर मंदिर के पुजारी को भी मंदिर के आसपास साफ सफाई रखने हेतु कहा गया। इसके लिए मंदिर के पुजारी केशव मिश्रा व हर्ष ने आईपीएस मेहरदा व टीम का आभार जताया। आईपीएस सुमित मेहरदा ने बताया कि पुलिस व पुलिस मित्र टीम द्वारा स्वच्छता अभियान का उद्देश्य आम जन में साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाना है। कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखे। मेहरदा ने पुष्कर की जनता व पर्यटकों से भी अपील की है कि स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जुड़कर तीर्थ गुरु पुष्कर राज को साफ व स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि पुष्कर में देश विदेश के लाखों पर्यटक व तीर्थयात्री स्नान व दर्शनों हेतु यहाँ आते हैं, तो यहाँ उनकी स्वच्छता देखकर सभी का मन प्रफुल्लित रहेगा। तीर्थ की अच्छी छवि व यादें लेकर लौटेंगे। पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि आईपीएस सुमित मेहरदा के निर्देशन में टीम को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे ऊर्जावान अधिकारी के साथ काम करके जन्मभूमि को साफ रखने की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। स्वच्छता अभियान का असर भी अब दिखने लगा है। भट्ट ने पुष्करवासियों को भी स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जुड़ने को कहा, ताकि तीर्थ नगरी को साफ व स्वच्छ रखा जा सके। Audio Jungle. जी, आज आईपीएस सुमित मेहरदा जी के निर्देशन में पुलिस और पुलिस मित्र टीम ने गायत्री माता मंदिर पर सफाई अभियान किया और साथ ही पूरे रास्ता जो है मंदिर के पीछे से लेके और पूरे सीढ़ियों समेत जो रास्ता आता है उस पूरे रास्ते में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियाँ, गुटखे के पाउच और साथ ही साथ जो चिप्स और नमकीन की थैलियाँ हैं, जो कि आने जाने वाले राहगीर पूरे रास्ते बिखेर के आते हैं और वो फिर हवाओं में इधर उधर उड़ती रहती हैं, तो उन्हें हटाया गया है। क्योंकि पुष्कर में लाखों देशी और विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं और वो यहाँ आने के बाद जब इन पर्यटक स्थलों पर या मंदिरों पर जब दर्शन करने के लिए पहुँचे तो यहाँ की एक अच्छी छवि नहीं जाती उनकी नज़र में। लोगों को दुख होता है कि यहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी थैलियाँ बिखरी हुई पड़ी है, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा रही है। तो आईपीएस श्री सुमित मेहरदा जी द्वारा ये एक बेहद अच्छा प्रयास किया जा रहा है। पुष्कर की आम जनता को भी इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुष्कर के आमजन के लोग इसमें जुड़ें और इस स्वच्छता अभियान को एक बड़ा और महा अभियान बनाकर अपने तीर्थराज पुष्कर को साफ और स्वच्छ रखें। हम बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं इधर पुष्कर घूमने के लिए और इधर यहाँ गायत्री मंदिर में घूमने आए हुए हैं अभी सुबह सुबह।
तो यहाँ हमने देखा कि पुलिस के जवान जो है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, साथ में IPS अधिकारी भी हैं और इनके साथ में महिला जवान वगैरह जो साफ़ सफाई का कार्य यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है और इससे पर्यावरण शुद्धता होगा और साफ़ सफाई से क्या है कि लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है और जो बाहर से विदेशों से जो पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने के लिए, उनको भी यहाँ जब साफ़ सफाई दिखती है तो एक अच्छा मैसेज जाता है भारत का विदेशों में भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और हम भी आए हैं तो मतलब यहाँ की साफ़ सफाई देख के हैरान हैं, क्योंकि इतने मतलब हज़ारों लाखों पर्यटक यहाँ आने के बाद में भी इतनी साफ़ सफाई और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जागरूकता देख के बहुत अच्छा लगा है। ग्राम पंचायत देवपुरा देवरिया पंचायत समिति भिनाय में खेल मैदान के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन की मांग। ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि पर खेल मैदान के लिए गलत भूमि आवंटन के लगाए आरोप, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत देवपुरा पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर के स्थानीय विद्यालय के खेल मैदान के लिए जो भूमि आवंटित की गई है वह खसरा संख्या 191 पर आवंटित की गई, जो कि स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ सहवन से चट्टानी भूमि पर आवंटित कराई गई है। इसके लिए सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप मेघवंशी जिम्मेदार है, जिसने गलत भूमि का आवंटन करा लिया। ग्रामीणों की मांग है कि चट्टानी भूमि पर बच्चे खेल कूद नहीं पाएंगे, लिहाजा चरागाह पर समतल भूमि का आवंटन किया जाए, इस भूमि का आवंटन रद्द किया जाए। इसी मांग को लेकर देवपुरा देवरिया पंचायत समिति भिनाय से आए ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे भूतपूर्व सैनिक शायरमल मेहरात ने ज्ञापन की जानकारी देते हुए बताया। Audio Jungle. हाँ, हम भिनाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवपुरा के ग्रामवासी हैं और हमारे विद्यालय में खेल मैदान नहीं होने की वजह से हमारे जो खेल मैदान के लिए जो हमने जो आवेदन करवाना चाह रहे थे, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि ने हमारे खेल मैदान के लिए जो आवंटन जो जगह का खेल मैदान के लिए करवाया गया उसके खसरा नंबर 191 है और वो पूरा चट्टानों से भरा पड़ा है, जबकि ग्रामवासियों की मांग खसरा नंबर 1464 जो कि एकदम समतल और रेतीली जगह है। दूसरा क्या है कि रास्ते के ऊपर स्थित है। गांव के दूरी के लिहाज से भी जो सरपंच प्रतिनिधि जहां पर आवंटन करवाया वो गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, जबकि विद्यालय और ग्राम के जो ग्रामवासी जो चाह रहे हैं वो महज आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दूसरा आवागमन के भी लिए रास्ता भी है जो मतलब वहाँ पर है। अब हमारी प्रशासन से ये मांग थी, हमारी ये जो मतलब जिला के आज जो हमारे मालिक है जिला कलेक्टर महोदय, हम उनसे ग्रामवासी है जो निवेदन करने के लिए आए कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए और ये एक खेल मैदान ऐसा है जो कि एक आजीवन ये कायम होने वाली चीज़ है और आज देश की सेवा के लिए जो बच्चे प्रयास करना चाह रहे हैं, आज उनको है जो मतलब दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक चाहिए, हर चीज़ की सुविधा से जो मतलब युक्त चाहिए। तो जब पत्थर ही जब उस जगह पर सरपंच ने जो चयन किया खसरा नंबर 191 में, उसमें केवल चट्टान ही भरी पड़ी है, तो हमारे बच्चों का शारीरिक व मानसिक दोनों चीज़ से उनका शोषण किया जा रहा है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज अजमेर सहित विभिन्न जन संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बर कार्रवाई और हत्या की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को जघन्य घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इसी को लेकर सोमवार को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सहित विभिन्न जन संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बर हत्या पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। CPIM के जिला मंत्री JD शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर दिन दहाड़े उनकी बर्बर हत्या कर दी गई, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टैनी के बेटे व उसके साथियों का हाथ है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
लिहाजा राष्ट्रपति से मांग की है कि गृह मंत्री अजय मिश्र टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू व उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। वारदात की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी कमेटी द्वारा कराई जाए। साथ ही संवैधानिक पद पर रहते हुए हिंसा के लिए उकसाने के दोषी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बर्खास्त किया जाए। इसी तरह अखिल भारतीय प्रगतिशील संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भंवरी देवी ने भी घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर सभी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Audio Jungle. जो ये घटना घटी है, जो किसान अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रखे हैं पिछले 7-8 महीनों से, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। मतलब संविधान का उल्लंघन करती है। आप बोल सकते नहीं, आपने अधिकार मांग कर नहीं सकते। किसानों को जब मांगे ही नहीं कानून, जो सुविधा वो अधिकार ही मांगे, फिर आपने कैसे यार मनमाने तरीके से अपना कानून बदल दो, संविधान बदल दो, बोलो मत, विरोध मत करो। इस तरह से अपनी तानाशाही और हिटलरशाही लगा रखी है। तो आज हमारे सारे जन संगठन, ट्रेड यूनियन लीडर, पार्टी संगठन और प्रगतिशील संगठन सबने मिलकर यह तय किया है कि हम आज इसका विरोध करते हैं। जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, जो किसान अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं, उनका आंदोलन की समस्या को हल करें, ना कि उनकी हत्या करें। लेकिन बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता अनशन मजदूर किसानों को गालियाँ बक रहे हैं, अनशन में उनका हत्या करवा रहे हैं ताकि आंदोलन बचे। आप धर्म में बैठ जाओ और समाज राज अपने जातिवाद में बैठ जाओ और हिंदू मुस्लिम में बैठ जाओ। तो जो इनके खिलाफ बोलता है वो देश का गद्दार है, जो इनके प्रेम बोलेगा देश प्रेमी है। तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो ये हत्यारे हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो देश का गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने गुजरात में रहते हो गृह मंत्री, हत्या करवाई, आज उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें विरोध जारी रहेगा और जब तक चलता रहेगा तब तक ये किसानों की मांगों का हल नहीं करेंगे। यही हमारी आज मुख्य मांग। आज हमने इसलिए ज्ञापन दिया कि सरकार के जो मंत्री जो बैठे हैं ना, वो गुंडे, उन गुंडों ने किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी और वो जो काले झंडे दिखा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी, गोलियां चला दी और वहाँ 8 लोग मरे, एक पत्रकार मरा, 3 लोगों की 9 लोगों की हत्या हुई है। और उसमें अब ये झूठ बोल के अपनी करतूतों में पर्दा डालने के लिए ये बोल रहे हैं कि हमारे बीजेपी के नेताओं को 4 की हत्या हुई है। जो किसान की हत्या हुई ना, जिनको ये बता रहे हैं कि ये हमारे बीजेपी के थे। ऐसे करके लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, ये अपना करतूतों को दबाने के लिए मोदी सरकार ये इस तरीके से लोगों को मार रही है। वैसे भी इनकी नीतियों की वजह से लोग मर रहे हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी, बेरोजगारी, अनेक प्रकार की इन्होंने जो नीतियां डाली है, लोगों को पूरा देश को बेच दिया इन्होंने। और इन नीतियों की वजह से लोग वैसे भी मर रहे हैं और नहीं मर रहे हैं जिनको ये ऐसे मार रहे हैं। ये हत्यारी सरकार है। आज हमने ज्ञापन दिया, भाई इनको बर्खास्त करो। ये खट्टर क्या बयान दे रहा है? खट्टर बोल रहा है कि तुम मारो, लाठियां चलाओ किसानों पे और मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। ऐसे मंत्री को रहने की कोई अधिकार नहीं है सत्ता। परिवादी रामचरण गुप्ता ने नौरतमल व नवीन जैन पर जमीन संबंधित धोखाधड़ी के लगाए आरोप। न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर रामगंज थाना पुलिस जुटी जांच में। न्यायालय संख्या JM 5 से परिवादी रामचरण गुप्ता निवासी सागर विहार कॉलोनी द्वारा रामगंज थाने को प्रेषित परिवाद पर रामगंज थाना पुलिस ने प्रकरण संख्या 390 आईपीसी की धारा 403 और 427 में पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी रामचरण गुप्ता द्वारा नवीन जैन और नौरतमल पर जमीन संबंधित धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर रामगंज थाने में आरोप पंजीकृत कर ASI होशियार सिंह द्वारा
मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। Audio Jungle. न्यायालय श्रीमान JM नंबर 5 अजमेर के न्यायालय से परिवादी श्री रामचरण गुप्ता निवासी L16 सागर विहार कॉलोनी अजमेर का एक परिवार नौरतमल और नवीन जैन के विरुद्ध थाना अजापर वास्ते कायमी प्रकरण प्राप्त हुआ था, जिस पर थाना अजापर प्रकरण संख्या 390 अंतर्गत धारा 420-427 IPC में पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी जांच ASI होशियार सिंह जी द्वारा की जा रही है। अनुसंधान जारी है। कितने की है धोखाधड़ी? धोखाधड़ी कोई प्लॉट से संबंधित विवाद है, उससे संबंधित है, पैसे के संबंध में नहीं है। व्यापार के लिए उधार लिए 20 लाख रुपए नहीं चुकाने पर क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज। शांतिनगर मलूसर रोड निवासी प्रकाश गुलबानी ने किशोर कुमार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। क्लॉक टावर थाने में परिवादी शांतिनगर मलूसर रोड निवासी प्रकाश गुलबानी ने 20 लाख रुपए उधार लेने के बावजूद तय समय तक नहीं चुकाने पर आरोपी किशोर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। क्लॉक टावर थाने के सब इंस्पेक्टर डूंगाराम ने दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाश गुलबानी से आरोपी किशोर कुमार ने 9 अक्टूबर 2019 को अपने व्यापार के लिए 20 लाख रुपए 1 साल के लिए उधार लिए थे, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद उसने पैसे नहीं चुकाए। पैसों के लिए तकाजा करने पर वह टालमटोल करता रहा। आखिर परेशान होकर परिवादी ने किशोर कुमार के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले का अनुसंधान जारी है। Audio Jungle. लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है और प्रकाश गुलवानी शांतिनगर मलूसर रिपोर्ट दर्ज करवाई है श्री किशोर कुमार के खिलाफ। 9 अक्टूबर 2019 को स्वयं के बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जो अभी तक वापस नहीं लौटाए। लिए थे 2 लाख 20 लाख लिए थे, उधार लिए थे बिजनेस के लिए, जो वापस लौटाने थे 2020 तक वापस नहीं लौटाए, जिस पे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान ये रिपोर्ट दी किशोर कुमार के खिलाफ। मामला दर्ज कर लिया है और प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बढ़ने लगी रंगत, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं लोग। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ब्यावर शिविर में आए लोगों को राहत देने के दिए निर्देश। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में अटके काम पूर्ण कराने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ शिविर रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को रंगत पकड़ता नजर आया। शिविर में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी जयपुर से ब्यावर पहुंचे। डीएलबी निदेशक नंदी ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का औचक निरीक्षण कर शिविर में होने वाले कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त कक्ष में बैठक लेते हुए डीएलबी निदेशक नंदी व वरिष्ठ विधि परामर्शी संजय माथुर ने आयुक्त जब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, AEN परिषद अधीक्षक सहित कर्मचारियों को शिविर में आने वाले लोगों के अटके कार्य निपटाकर राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह राठौड़, सभापति नरेश कनौजिया, राजस्व अधिकारी शमीम बानो, परिषद अधीक्षक मोहंद्र फुलवारी सहित परिषद अधिकारी, कर्मचारी व पार्षदगण मौजूद रहे। जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा दे रहे हैं। मैंने सुना 51 तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे और 69A के लिए एप्लीकेशन लग रहे हैं। जो नगर मित्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त काम है। इसका मतलब काम हो रहा है, इसका अभियान में लोगों को सुविधा मिले। आज यहाँ के निवासियों ने मांग की है कि हमारे लगभग 10 से 20% 25% बाह्य विकास वगैरह जो है उसमें छूट मिले।
लोगों की दरें 450 से 350 आ जाएगी प्रति वर्ग गज। उसके लिए मैंने जयपुर बात की है और अभी जयपुर जाके इसको सक्षम करके कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ रियायत मिले। राजस्थान सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि 500 रुपये में पट्टा दे रही है गवर्नमेंट। जी सर। 501 रुपये में जो आज तक नहीं मिला कभी। 501 रुपये में कितना ही बड़ा मकान हो, पुराना जो पुरानी बस्तियाँ हैं उनमें आज तक कैंप नहीं लगे, उनमें कभी इस तरह के पट्टे का प्रावधान नहीं हुआ और वो राजस्थान सरकार की मिला। ये सब बहुत सारी छूटें आप किताब आ रही है, आ गई है, उसका अध्ययन करेंगे। पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल का क्रमिक आमरण अनशन जारी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी राजस्व मंडल के बाहर आमरण अनशन और क्रमिक धरना प्रदर्शन का आयोजन। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार सेवा परिषद, कानूनगो संघ और पटवार संघ द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए राजस्व मंडल के बाहर तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन और धरना जारी रहा। पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन रहा। आज टोंक जिले के पटवारी, ILR, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व समस्त राजस्व कार्मिक धरने में शामिल हुए। हमारी मांग 3600 की। हम पिछले 6 महीने से लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। आज से 3 महीने पहले जो रेवेन्यू मिनिस्टर उन्होंने हमसे समझौता किया था, इसलिए हमने स्ट्राइक तोड़ दी थी, लेकिन आज तक भी उन्होंने हमें कोई लिखित में आदेश नहीं दिया। तो इसीलिए हम वापस से 2 अक्टूबर से अभी एक अवज्ञा आंदोलन किया था हमने, और हमारी मांग है 3600। तो इसीलिए हम प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ का बहिष्कार कर रहे हैं। अब आगे जैसे आंदोलन चलता रहेगा, ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल ने कहा कि धरना प्रदर्शन और अनशन का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार राजस्व सेवा परिषद की 7 सूत्रीय मांगों को नहीं मान लेती। उन्होंने कहा कि सरकार 7 सूत्रीय मांगों का निस्तारण आज कर दे तो अभी आंदोलन खत्म हो सकता है। वहीं अगर 7 अक्टूबर तक मांगों को नहीं माना गया तो वह 8 अक्टूबर से अपने आमरण अनशन के दौरान जल का भी त्याग कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ अभियान में आमजन के रूटीन के काम नहीं होने का दर्द और दुख उन्हें भी है, लेकिन सरकार उनके दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। शिविरों में काम नहीं होने से आमजन और किसान वर्ग परेशान हो रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदार राज्य सरकार है। आज पूरे राजस्थान में तीसरा दिन है और हमारे यहाँ भी अब तीसरे दिन से धरना चल रहा है और आमरण अनशन के रूप में आज तीसरा दिन है। और आज टोंक जिले के सभी ILR, पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पहुँचे हैं, साथ ही अजमेर उप शाखा के लोकल जो भी हैं सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शीघ्र ही हमारे 7 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण किया जाए। यदि सरकार हमारे 7 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण नहीं करती है तो अब जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसको और उग्र किया जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान में हर जगह सत्याग्रही आमरण अनशन पे बैठे। और मैंने भी सरकार को मैसेज दिया है कि 7 तारीख तक यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 8 तारीख से जिस तरह से मैंने अन्न छोड़ रखा है उसी तरह जल भी छोड़ दूंगा। अभी सरकार से लगातार बात चल रही है, अभी भी CMO में बात चल रही है, लेकिन आसार कम नज़र आ रहे हैं कि सरकार उन्हीं चीज़ों पर अड़ी हुई है और फंडामेंटल है कि किसी तरह से हम कोई प्रकार के आदेश अभी करने की स्थिति में नहीं है। वो केवल हमें लॉलीपॉप देकर वापस भेजना चाहती है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में वापस लौटना संभव नहीं है। इसका हमें भी पीड़ा होती है, हम भी किसानों के बच्चे हैं और हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे भी रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं हो रहे। मेरा भी मीडिया के माध्यम से उन सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप भी सरकार में यह संदेश देवें कि राजस्व कर्मियों की वाजिब मांगों का और जो पूर्व में समझौते कर चुके हैं उनको शीघ्र लागू करें। हम राज्य के कर्मचारी हैं, हमें चुनाव से या पॉलिटिकल पार्टियों से कोई ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। हमारे लिए राज्य का मुख्यमंत्री है। चुनाव से हमें इतना ही होता है कि हम राज्य के प्रशासन की एक प्रमुख कड़ी होने के नाते हम निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं। आने वाले समय में निष्पक्षता से चुनाव करवाएंगे। चुनाव से आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना का दूसरा चरण प्रारंभ। पोस्टल विभाग द्वारा शुरू योजना में 1 दिन से 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खुलवाया जा सकता है खाता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पूरे देश में संचालित हो रहा है। इसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का दूसरा चरण आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हो गया। 1 दिन से 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता इस योजना अंतर्गत खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में 2 कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। दक्षिण विधायिका अनिता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं के खाते खुलवाने की अपील की। उन्होंने घोषणा की कि जो आशा सहयोगिनी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा खाते खुलवाएगी उसे 2 अक्टूबर 2022 को उनकी ओर से 11,000 रुपये का पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। बघेल ने बताया कि एक परिवार में 2 कन्याओं का खाता योजना अंतर्गत खुलवाया जा सकता है। अन्य बचत योजनाओं में सबसे ज़्यादा ब्याज इस योजना में ही मिलती है। इस योजना के अंतर्गत जमा 50% पैसा बालिका की उच्च शिक्षा के समय निकलवाया जा सकता है। साथ ही 21 वर्ष पूर्ण होने पर शादी के समय पूरा पैसा भी निकलवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष योजना अंतर्गत जमा कराने की प्रावधान है। उन्होंने अधिक से अधिक परिवारों से अपनी बालिकाओं के भविष्य को देखते हुए खाते खुलवाने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम पूरे देश भर में लॉन्च किया गया और उसके तहत छोटी बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसकी शिक्षा के लिए, उसके शादी विवाह के लिए जो माता पिता एक बोझ समझते थे, उसकी समस्या के समाधान के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया था और उसका दूसरा चरण आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में लागू किया गया है। इसके तहत जिन भी घरों में बालिकाएं हैं वे अपनी बालिकाओं का खाता इस सुकन्या समृद्धि योजना में खुला सकते हैं। 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिका का खाता खुल सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों का खाता खुल सकता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं उन सब सेविंग स्कीम से सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसमें मिलती है। 18 साल की होने के बाद, ये लड़की 18 साल की और माता पिता पैसा लेना चाहते हैं उसकी हायर एजुकेशन के लिए, तो उस खाते में जमा राशि का 50% ले सकते हैं। और 21 वर्ष बाद में यदि शादी करना चाहते हैं तो 1 महीने का नोटिस दे करके पूरी राशि वापस ले सकते हैं। इस अकाउंट में 250 रुपये, मिनिमम 250 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा कराया जा सकता है। तो इस तरह से ये योजना बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, बालिकाओं की उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है। तो अधिकतम बालिकाओं के खाते खुले, ऐसा मूवमेंट पोस्टल विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। आज सेक्टर मीटिंग में ये जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं उन सबको यही लक्ष्य दिया गया है और मेरी तरफ से मैंने घोषणा की है इस अमृत महोत्सव में 1 साल के अंदर अंदर जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अजमेर दक्षिण में सबसे ज़्यादा खाते खुलाएगी उसको मेरी ओर से आगामी 2 अक्टूबर 2022 को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर बोर्ड स्टाफ क्लब अध्यक्ष रावत ने बोर्ड की छवि धूमिल करने के लगाए आरोप। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में सबूतों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ललकारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टाफ क्लब अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने सोमवार को पत्रकार वार्ता बुलाकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर बिना सबूत रीट परीक्षाओं में बोर्ड की मिलीभगत से पर्चा आउट होने के आरोप लगाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वच्छ छवि को धूमिल करने और बोर्ड के समस्त कर्मचारियों की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने के आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी मेहनत व लगन से देश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा का सफल आयोजन कराया। 1-2 सेंटर्स पर हुई छोटी मोटी धांधली को छोड़कर पूरे प्रदेश में 4,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बोर्ड की गोपनीय शाखा के निदेशक जी.के. माथुर सहित बोर्ड के कार्मिकों को इनका जिम्मेदार बताते हुए परीक्षा रद्द कराने की जो मांग की जा रही है वह अनुचित है। आज हमने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बगैर तथ्यों की जानकारी के बोर्ड जैसी संस्था पर उंगली उठाई है, ये गलत है। 2 स्कूल का झगड़ा है वहां पर और वो आपस में लड़ते रहते हैं। उसकी आज जबकि वो जिन तथ्यों की बातें कर रहे हैं वो तो हाईकोर्ट से हार के आया हुआ है। बोर्ड ने ऐसा कभी किसी सेंटर को कैंसिल नहीं किया जिसमें
किरोड़ी लाल जी मीणा ये कह रहे हैं कि रीट में उसको सेंटर बना दिया है, जिसको कभी किसी बोर्ड ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को ब्लैक लिस्टेड किया हो। ये तो पुराना किस्सा है। वो हाई कोर्ट तक जाकर के हाई कोर्ट से भी इस प्रकरण में हार करके आए हुए हैं, लेकिन उन तथ्यों की जानकारी के बगैर ही सांसद महोदय ने ये जो आरोप लगाया ये गलत है। और बोर्ड जब से गठन हुआ इस बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से इस काम को करता है। आज तक कभी कर्मचारी अधिकारी की वजह से इस बोर्ड में कभी कोई पेपर लीक होना या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बोर्ड को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि साहब ये जो सेंटर बनाया है कोई साइंस स्कूल गंगापुर को, उसको ब्लैक लिस्टेड किया था किसी समय बोर्ड में। ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी ऐसा कोई मामला रहा नहीं। ये गलत तथ्यों के साथ पेश कर रहे हैं कि साहब वहाँ उसको सेंटर बना दिया, ये गलत कर दिया। नहीं, हमारी नाराजगी है कि सर एक जो ईमानदार संस्था जो काम करती है उसके अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात अपने आप को काम में झोंकते हैं और इस तरह के आरोप लगाते हैं केवल एक राजनीति चमकाने के लिए, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, प्रसन्ना करते हैं। और मैं तो सांसद महोदय को ये राय दूंगा कि आज के बाद किसी ऐसी संस्था के खिलाफ जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हो इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाए जब तक कि आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं हो। आपने बताया किरोड़ी लाल जी की बयान बात ये रीट को लेकर कम से कम 4 अलग-अलग मुद्दे बैठने की। एक में तो बहिष्कार है जहाँ पर दोबारा एक काम करने का ऐलान वो सर हाँ पेपर पहुंचे नहीं समय पे जांच की वजह से देखो हम अपनी भी देखो सवाल हमारा बोर्ड की पैरवी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन लोगों को सस्पेंड किया है और जिन लोगों की जिम्मेदारी तय थी उन लोगों को सस्पेंड किया है। सरकार ने एक्शन लिया है और बोर्ड वहाँ पर फिर एग्जाम के नेक्स्ट खत्म होते ही नेक्स्ट डे चीज आगे थी सवाई माधोपुर का पर्चा हम कैंडिडेट के हम रिश्तेदार के लीक है उस मामले बोर्ड ने क्या जांच करी, बोर्ड जांच करेगा। एसओजी इस काम को एसओजी जांच कर रही है और एसओजी सरकार की एक विश्वसनीय संस्था है और ऐसा कहीं लगता नहीं है कि पेपर लीक होकर के और कहीं कोई लार्ज स्केल पे इस तरह का कोई काम हो गया। लीक तो एक पर भी हो जाए तो लीक है, नहीं लीक नहीं, ऐसा नहीं हो जाए तो भी लीक है। लीक तो लीक होता है, एक भी आदमी एडवांटेज लेता है तो एक ईमानदार आदमी की जगह जाती है। एसओजी इस मामले में कार्रवाई कर रही है सर और जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके हिसाब से सरकार नहीं गलत है, वो गलत है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये तथ्य सही नहीं है, ये तथ्य सही नहीं है। सेवानिवृत्ति की बात आप कैसे कह सकते हो? एक तो कोई साइंस एकेडमी स्कूल है और एक कोई और दूसरा स्कूल है जो पुराना झगड़ा उनके आपस में, जो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी तक करके आए हुए हैं और हारे हुए भी हैं। उनका तो झगड़ा चलता रहता है। तो ये जो इस तरह की जो कार्रवाई करी है वो स्कूल वालों की तरफ से सांसद महोदय को कोई उपलब्ध कराए होंगे इस तरह के जो गलत तथ्य हैं। नहीं, बोर्ड की पैरवी मैं देखो सर इस संस्था में काम कर रहा हूँ और इस संस्था में मैंने जो जहाँ तक देखा है चाहे अधिकारी भी हमारा और इतनी बड़ी एक परीक्षा थी शायद हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं हुई होगी और न होगी आने वाले समय। ईमानदारी से रात दिन लग करके इस काम को नहीं बोर्ड प्रशासन भी देगा ना जवाब। मैं मेरे कर्मचारियों की ओर से इस बात को रख रहे हैं, हम कर्मचारियों की ओर से हमारा दायित्व बनता है, हम इस बोर्ड में काम करते हैं और कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हमें भी देना पड़ेगा। बोर्ड संस्था अपने स्तर पर देगी लेकिन हम कर्मचारी होने के नाते हमें भी देना पड़ेगा जवाब। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेरते हुए
कहा कि डोटासरा ने मुझसे सबूत मांगे थे तो ये लो मैं सबूत दे रहा हूं और कराओ जांच। उन्होंने कहा कि चाहे नीट हो या रीट हो, सब में चीट हुई है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। रीट पेपर की खुली एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में गड़बड़ी होने के क्रम में मिल गया होगा। ये इसमें लिखा है अध्यक्ष माध्यमिक बोर्ड को उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परीक्षा सेंटर अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी पर सभी पेपरों की सील खुली हुई मिली है तथा पुस्तिका क्रमांक मार्कर से बदला हुआ मिला है, जो कि छात्र हित में सही नहीं है। श्रीमान जी, इनकी जांच कराई जाए। इन 4 बच्चों के दस्तखत और केंद्र अधीक्षक का रिसीप्ट है। 2 मिनट। ये फर्जी स्कूल के कागज हैं, 2 का डीएस साइंस के, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। इसमें ये वो मोबाइल डिटेल ने जो जी के माथुर के इनके बीच में बात हुई है। ये एसीबी का वो पत्र है जिसमें एसीबी ने इनको वो माना है दोषी। मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकारी जी के माथुर और इसके साथ काम करने वाले गोपनीय शाखा के ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये मेरिटों को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी मेरिट हाईएस्ट है उसके नीचे कर देते हैं। और ये डीएस साइंस वाले जैसे लोगों की बच्चों को ज़्यादा मार्क काट छाट करके, इसमें है वो भी जिस महिला का चालान हुआ है, गिरफ्तार हुई है, उसका भी इसमें है। ये है गंगापुर सिटी में रीट में नकल करते हुए 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ करीब 8 जनों की एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कोतवाली थाने में बैठक ली। बैठक में एसओजी ने कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गिरफ्तारी सभी 8 लोगों की कोतवाली थाने में एक-एक कर लाया गया है। पुलिस व एसओजी टीम ने शहर में कई जगह दबिश दी जा रही है। कई निजी शिक्षण संस्थाओं में आय केंद्रों पर भी आज गाज गिर सकती है। शहर के डीएस शिक्षण संस्थान का भी नाम सामने आया है। यह उनका बयान है। और डीएस साइंस की आज तक इन्होंने ये कौन सा बता मुड़ के नहीं देखा। ये कहाँ का सेंटर है? जैसे 3 भर्तियों का है। सबसे पहले रीट का मैं आपको बताना चाहूँगा, एविडेंस के साथ हैं। जो कंटेनर वाला था परीक्षा आयोजित होने से पूर्व, वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। और पुलिस जो खुद वहाँ के सीओ हैं जम्बा रामगढ़ वाले, वो हाँ वो उनका जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब ने। इसके बाद गंगापुर का इन्होंने बता दिया 10 बजे से पेपर होता है और 8:30 बजे ही उनको पेपर मिल जाता है। ये सारी कॉपियां हैं इसमें। वो तो अखबारों में वो है। हाँ। अब आप डॉक्टर आर वेंकटेश्वर का एक थोड़ा सा ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ डीएस साइंस के संबंध में। संस्था एवं विभागीय प्रतिनिधि की सुनने एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 प्रावधानों नियमों की अवहेलना का दोषी होने के साथ साथ धोखाधड़ी के कार्य में भी संलिप्त होने के कारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 के तहत संस्था को दी गई मान्यता वापस लिए जाने की कार्रवाई के साथ ही तत्समय शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार संस्था की शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा सचिव के इस आदेश के बावजूद भी इसको डायरेक्टर ने सीएमओ के दबाव के कारण, सीएमओ के कौन अधिकारी वो भी अगली में उसमें बताऊंगा, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन वो पदाधिकारी है जो लक्ष्मणगढ़ तक जाएगा, उनके कहने पर इस अवैध और फर्जी उसको और रूल कर दिया डायरेक्टर ने। ये फर्जी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ से
पेपर शीट लीक हुई है, आंसर शीट, पेपर लीक हुए, और ऐसे दर्जनों संस्थानों से पेपर लीक हुए हैं जो इसमें पेन ड्राइव है। जी के माथुर को पूछा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए। दूसरा डीएस साइंस के संस्थापक को, संचालक को पूछा जाएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तीसरा वो कौन सा मीणा, बत्तीलाल मीणा, और उससे जड़ा कांग्रेस का एक दूसरा पदाधिकारी, पूछोगे तो सीधा मामला शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र तक जाएगा। मेरा आरोप है कि इसमें मंत्री और सीएमओ, शिक्षा मंत्री का मंत्रालय और सीएमओ इन्वॉल्व है। ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, इसलिए मांग कर रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए और एक कठोर कानून राजस्थान में लाया जाए, जिससे रोज रोज, अभी 26 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, तो रोज रोज ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकदम पेपरों को रद्द कर दो। आप सीबीआई से जांच के रिजल्ट आते हैं, अगर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सही मिलते हैं तो पेपर रद्द करो और दोबारा परीक्षा कराओ, जेईएन की भी, सब इंस्पेक्टर की भी और रीट की भी। और अगर कोई दोषी नहीं मिलता है तो रिजल्ट तैयार करो, रिजल्ट घोषित कर देना। पर राज्य सरकार ये कर रही है कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है। अगर वो केंद्र का तोता है और मुख्यमंत्री जी अपन को बहुत साफ सुथरा संवेदनशील मानते हैं, और अभी तो 15-20 साल की छाती ठोक के गए, कल ही अगले अपने गारंटी लेके गए 15-20 साल मैं ही रहूँगा। उनको रहना है, अगर 15-20 साल आगे और चलना है और शांति धारीवाल जी को फिर यूडीएच मिनिस्टर बनाना है, इतने पाक साफ इनका राज है, तो मेरे आरोपों का जवाब केवल एसओजी से नहीं लग सकता। एसओजी न तो डीएस साइंस पर हाथ डालेगी, न लक्ष्मणगढ़ में हाथ डालेगी, न सीएमओ में हाथ डालेगी। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और ये बड़ा स्कैम निकलेगा। सत्यम घोटाला मध्य प्रदेश का जैसा ये घोटाला है, ये मेरी प्रार्थना है। मीडिया ने बड़ा साथ दिया इस मामले में, और अब कल मेरे को हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का अरुण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बुलाया था और विस्तृत जानकारी ली थी। मैंने विस्तृत जानकारी दे दी, ये प्रमाण उनको बता दिए, वो संतुष्ट हो गए। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सतीश जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने निर्णय ये लिया है कि भाजपा के सारे विधायक इस मामले को लेकर धरना देंगे। तिथि तय होगी, तिथि वही बताएंगे जब तक ये जो मेरा धरना है ये स्थगित किया जाता है। श्री पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर का 39वां वार्षिकोत्सव और कलशाभिषेक समारोह। समाज की गणमान्य लोगों के साथ कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। पाल बिचला स्थित श्री पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर का 39वां वार्षिकोत्सव और कलशाभिषेक समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोरोना से युद्ध के दौरान प्राण त्यागने वाले कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस विभीषिका में अपने प्राणों की बाजी लगाकर लोगों का जीवन बचाने वालों के लिए भी विशेष प्रार्थना व विश्व शांति की कामना के साथ श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। सोमवार को श्री पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर का 39वां वार्षिकोत्सव और कलशाभिषेक समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर की महिला मंडल की ओर से मंगलाचरण के साथ की गई। इस मौके पर श्री जी की प्रतिमा का कलशाभिषेक कर विश्व शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में श्रद्धा व उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का माला पहनाकर सम्मान किया, तो वहीं पर्युषण के दौरान कठोर तप और तपस्या करने वाले श्रावक श्राविकाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिगंबर जायसवाल जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन ढिलवारी,
ब्रह्मचारिणी बहन खुशबू दीदी सहित अनेक गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में इस दौरान महिलाएं भी उपस्थित रहीं तो वहीं भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरी पर लोगों ने भक्ति नृत्य कर भगवान को रिझाने का प्रयास किया। कलशाभिषेक के पश्चात गंधोदक लेने के लिए श्रावक श्राविकाओं में होड़ सी मच गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समाज के प्रमुख पदाधिकारी व शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते समारोह को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल बिचला के अंदर वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव का आयोजन हुआ है। आज के दिन मंदिर की स्थापना का दिवस भी है। करीब 40 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ काफ़ी लोग जो है अपनी पूजा अर्चना और भक्ति भाव करने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। आज इसका वार्षिक कलशाभिषेक जो आश्विन वधिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन हमेशा हर वर्ष जो है यहाँ संपन्न होता है। पिछले वर्ष कोरोना होने की वजह से इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए, बाकी लगातार 40 वर्षों से इस कार्यक्रम को लगातार करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम किया है और हमने पूरा जो है ध्यान रखा है कि सरकार की गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप हमने कार्य किया है और बहुत सीमित उसने किया। उसके बाद जो है प्रसादी यहाँ जो भोजन ग्रहण करके सभी श्रावक जन यहाँ से जाएंगे। हमारे जो भी संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है कि जिस तरह जिन लोगों ने कोरोना के अंदर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो या दूसरे कई अधिकारी अपने अपनी फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, उन सबों ने जो है अपनी सेवाएं जिस तरह कोरोना काल में दी थी, जब आदमी की स्थिति ये थी वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस वक्त उन्होंने अपनी सेवाएं लोगों की, उसके लिए यहाँ सबने सभी जनों का आभार भी व्यक्त किया है। और जिन लोगों को जो है कोरोना काल के अंदर योद्धाओं की जो है मृत्यु हो गई थी, उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और भविष्य में कामना की है जिनेन्द्र देव के यहाँ अभिषेक और पूजन अर्चना करके कि इस तरह की महामारी से भगवान हमारे देश को, हमारे विश्व को जो है छुटकारा दिलाएं और विश्व के अंदर शांति प्रदान करें। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।